नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर, प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी है। चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने प्रशासन को इसके निर्देश दे दिए, यानी कि सतर्क रहने के निर्देश हैं। आम लोगों को भी उस हिसाब से जागरूक किया जाए। और क्योंकि देखिए डीएम के हाथ में फैसला होता है, लिहाजा उनको लगता है कि स्कूल बंद रहने चाहिए, तो वो अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। लेकिन लोग सतर्क जरूर रहें, क्योंकि अब वो लेवल क्रॉस हो चुका है कि बारिश सिर्फ आपको राहत देने वाली थी, नुकसान हम लगातार हर बारिश में उत्तराखंड में देख रहे हैं। उत्तराखंड में अब कामचोर अधिकारियों को जबरदस्ती रिटायर किया जाएगा, और यह ऐलान किया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अक्सर अफसरों की सुस्ती और नकारेपन की शिकायतें आती रही हैं। उन्होंने कहा कि सख्त लहजे में मैं ये बात कह रहा हूं, अफसरों को अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारी काम करने के लिए होते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है उन्हें वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ज्यादा काम करने के लिए अधिकारी होते हैं, काम चोरी के लिए उन्हें अधिकारी नहीं बनाया गया है। जिम्मेदारी को निभाना ही चाहिए, उनकी ड्यूटी है। और उनको अधिकारी हैं तो अधिक काम करने के लिए, काम चोरी के लिए किसी को अधिकारी नहीं बनाया गया है। इसलिए कोई भी काम चोरी से करके और काम से बच नहीं सकता है। अगर ऐसी शिकायतें मिलेंगी तो हमने जो कंपलसरी रिटायरमेंट का जो हमने निर्णय लिया है, तो फिर वो घर भेजा जा सकता है। उधर सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेरीनाग और उसके आसपास की चाय बागान की जमीन पर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने को लेकर बैठक ली। बैठक में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। बैठक में चाय बागान की भूमि सरकार में निहित करने पर फैसला लिया गया। बेरीनाग में अगर आपको बता दें तो 196.88 हेक्टेयर, 850.67 हेक्टेयर, चौकोड़ी में 142.909 हेक्टेयर, झलतोला में है जो सरकार में निहित हो जाएंगी। खास बात यह है कि इन चाय बागानों की भूमि में 1400 परिवार भी हैं, जिन पर आवासीय भवन भी बने हुए हैं। बागान के लिए यहाँ पर भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन उसमें चाय बागान के लिए उसका कोई उपयोग नहीं किया गया। और उसको लेकर वो कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने भी उनके पक्ष में निर्णय नहीं किया। और कोर्ट ने समय दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर राज्य सरकार इसमें निर्णय ले कि उस भूमि का वो क्या उपयोग करना चाहती है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। जो ये 3 गांव हैं, उन तीनों गांवों की जो भूमि है उसको गवर्नमेंट में वेस्ट कर दिया गया है। बेरीनाग तो एक ग्राम सभा का स्वरूप ले चुकी है और तमाम लोग वहाँ बसे हुए हैं। तो काफ़ी समय से बेरीनाग के लोग उस ज़मीन को मालिकाना हक की बात कर रहे थे, क्योंकि चाय बागान के स्वामी ने बाकायदा रजिस्ट्री के माध्यम से कई लोगों को ज़मीन बेची भी, जो कि गैर कानूनी थी। तो इसी में चाय बागान का मालिक माननीय उच्च न्यायालय गया था, तो उच्च न्यायालय ने करीबन 3 बार सरकार को निर्देश दिए कि चूँकि इस पर चाय बाग खेती नहीं हो रही है तो उसको सरकार में वेस्ट कर दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता मीटिंग लें और उसको वेस्ट कर दिया जाए। तो उसके बाद इसी को लेकर के आज ये बैठक थी, जिसमें हम ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि चाय उसमें कभी भी चाय की खेती नहीं की गई, उसको सरकार में वेस्ट करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में। उत्तरकाशी से बड़ी खबर, 82 गांव में बालिकाओं के कम लिंगानुपात की जांच शुरू हो गई है। 26 जिला स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर जांच करेंगे। सीएम ने मामले में जांच के निर्देश दिए थे। डीएम के आदेश पर घर घर जाकर जांच होगी। सभी अधिकारियों के पास आंकड़ा उपलब्ध है। जगमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जगमोहन, इस कार्रवाई को या हम इस पूरी एक्सरसाइज के पीछे की वजह क्या माने? क्या कहीं से कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि भ्रूण हत्या हो रही है, या लिंगानुपात काउंट किया गया उसके बाद ये फैसला लिया गया? जी देखिए, पिछले दिनों उत्तरकाशी के जिला अधिकारी है, उन्होंने एक सर्वे कराया और उस सर्वे में ये पाया गया कि 133 गांव जो है उनमें 216 बच्चे हैं। वो 216 बच्चे खाली लड़के ही यहाँ पे जन्मे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय था। उन्होंने इसकी पड़ताल कराई और जो आशाएं हैं उनके माध्यम से रिपोर्ट ली गई थी। हालांकि जो उत्तरकाशी है उसमें 500 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन उनमें
216 गांव जो है वो उनको आइडेंटिफाई किया गया और जो लड़कों की संख्या है उसमें 216 गांव में मिली है। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय था और उसके बाद जिलाधिकारी ने जो स्वास्थ्य महकमा है उससे जवाब मांगा और उनसे लिस्ट वेरीफाई करने की बात कही। तो एक गंभीर मामला इसमें निकल के सामने आया, जिसके बाद जिले में इस खबर को लेकर हड़कंप मचा और न्यूज 18 ने ये खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो उसके बाद जो स्वास्थ्य महकमा है उसने सारे आंकड़े जुटा के जिलाधिकारी को दिए और अब जिलाधिकारी ने 82 गांव की लिस्ट बनाकर वहां पे जिला लेवल के अधिकारियों को जांच के लिए भेजा कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है और जिले में जो लिंगानुपात घट रहा है, जो लड़कियों की संख्या जो कम हो रही है उसको लेकर एक्साइट की जा रही है। और जब मुख्यमंत्री ने इस खबर का संज्ञान लिया तो उन्होंने भी जिलाधिकारी को आदेश दिया कि इस मामले की पड़ताल कीजिए, आखिर जमीन पे क्या हो रहा है और लड़कियों की संख्या उत्तरकाशी में क्यों गिर रही है। तो कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। और दूसरा ये है कि एक जांच जो हो रही है उसमें जांच में साफ निकल के आएगा कि लिंगानुपात घट रहा है, लड़कियों की संख्या घट रही है या ये कुदरती है। इस तरीके के मामले उत्तरकाशी में चल रहे और कई दिनों से ये उत्तरकाशी में इस तरीके की खबरें चल रही थी। तो जब ये जांच होगी उसके बाद ही साफ निकल के सामने आएगा कि आखिर हकीकत क्या है। लेकिन कहीं न कहीं ये चिंतनीय विषय जरूर है। नहीं, ठीक बात है कि कहीं पर 1600 बच्चे होते हैं, वो सिर्फ लड़के हों तो वो यकीन करने वाली बात नहीं है, कुदरती भी मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई डेडलाइन दी गई है कि सिर्फ आदेश भर है ये? अधिकारी ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और 26 अधिकारियों की जो टीम है उसको हर गांव में भेजा गया और एक अधिकारी 3 या 4 गांव की जांच करेगा और उसके बाद जो है इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी और जो ये आंकड़ा है उसके बाद इसका वेरीफाई हो पाएगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज में 7 से 10 दिन का समय इन अधिकारियों को दिया गया है और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है वो गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं। हालांकि जो पहले की जो एक्सरसाइज रही है, जो आंकड़े रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही रही है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की, जो इस पूरे मॉनिटरिंग को देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जो प्रोग्राम है ये। ठीक बात है, मैं आपसे जो है अपडेट्स हम इस विषय पर लेते रहेंगे, लेकिन 10 दिन का टाइम दिया गया और चीजें साफ हो जाएंगी। राजधानी देहरादून में लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी सुकून से गुजारने के लिए आते हैं, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कुछ बिल्डर्स इन लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जिससे ये लोग अब अपने ही फ्लैट्स में नजरबंद की तरह गुजारा कर रहे हैं। देहरादून में मसूरी रोड पर स्थित गोल्डन मैनर रेजिडेंट वेलफेयर जो है सोसाइटी में रहने वाली नीना चौहान, जो FRI संस्थान से रिटायर्ड हैं और पति के साथ सोसाइटी के फ्लैट में रहती हैं। इनका कहना है कि जिंदगी की पूरी पूंजी लगा दी फ्लैट में, लेकिन बिल्डर ने जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया। वहीं अब मामला GM C रविशंकर के पास पहुंचा है, तो जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कही गई है। सर, दिक्कत ये मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि फ़्लैट, किसी सोसाइटी में फ़्लैट लेके आपको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि पहला ये कि आपको कोई बिजली पानी का बिल, जैसे कि हम UPCL को बिजली लेते हैं और हमें वहाँ से एक बिल मिलना चाहिए। हमारे नाम पे इस घर की रजिस्ट्री तो है, लेकिन हमें बिल बिजली का नहीं मिलता। अब कहीं पे भी हम, जैसे कि अब हम अपना वोटर कार्ड बनाना चाहें या राशन कार्ड बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक एड्रेस प्रूफ नहीं है। तो ये इस बार हम लोग वोट देने से भी वंचित रह गए, क्योंकि हमारा वोटर कार्ड भी नहीं बना। इसमें हर तरह से परेशानी है। हमारा बिल्डर ने अपना जो भी प्रॉमिसेस करे थे कोई पूरे नहीं करे उन्होंने। अभी भी प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं ले पाए हैं। उसकी वजह से ना हम अपना फ्लैट सेल ऑफ कर पा रहे हैं और जो हमारी रजिस्ट्रीज़ हैं वो भी एक तरह से इलीगल हैं। इसके अगेंस्ट रेरा कोर्ट ने इनके अगेंस्ट ऑर्डर भी दे चुके हैं। एक शिकायत पत्र उन्होंने हमारे पास दिया है, तो हमने कंसर्न्ड अधिकारियों को जो है इसमें जांच करके स्थिति का असेस करने के उपरांत नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के लिए डायरेक्शन दिया है। तो अभी तो ये शायद लास्ट वीक का इशू है, तो जैसे जांच कंप्लीट हो जाएगा फिर उसमें स्थिति जैसे पता चलेगा फिर नियमानुसार उचित कार्रवाई संबंधित के खिलाफ कर पाएंगे। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कैग की UPCL की ऑडिट रिपोर्ट में कैग ने वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं। वहीं UPCL को साल 2010 से 2019 तक की अगर बात करें तो 18 करोड़ रुपए नियामक आयोग में पेनल्टी का जमा करवाना था, जिस पर अब UPCL के MD BCK मिश्रा का कहना है कि कैग ने जिन बातों पर उनको जवाब देने के लिए कहा है वो जवाब तैयार कर रहे हैं और नियामक आयोग से मामले में बातचीत कर रहे हैं।
वर्तमान सरकार के जो निगम हैं, यूपीसीएल हो चाहे पिटकुल हो चाहे यूजेबीएनएल हो, ये सब कागजी घोड़े दौड़ाते हैं और हमारे शासन में बैठे ब्यूरोक्रेट्स इनके कागजी घोड़ों पे भरोसा करके सरकार की योजनाओं को पलीता लगता है। इससे तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी प्रबंध निदेशक के स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि छोटे स्तर पर। जो न्यू सर्विस कनेक्शंस देने में जो भी विलम्ब हुए हैं पिछले 7-8 सालों में, उसके बारे में वो एक फाइन लगाया हुआ है यूईआरसी ने, उसके बारे में ही है कि वो पैसे हमें देने हैं। लेकिन वर्तमान में वित्तीय स्थिति डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की पूरे भारत में ऐसी वित्तीय स्थिति नहीं है कि वो किसी का भी कोई भी पेमेंट तुरंत कर दे। तो अभी हम लोग थोड़ी सी उसमें उसके हालत में नहीं है। हमने बोर्ड के समक्ष भी इसके बारे में रखा था। बोर्ड ने यह कहा है कि इसके बारे में दोबारा यूईआरसी को पिटीशन फाइल किया जाए, तो हम लोग शीघ्र ही उसका पिटीशन फाइल करेंगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार बेहद साहसिक यात्रा करते हुए पिथौरागढ़ में सिंगला पास तक पहुंचे और सिंगला पास को खोलने की खुद शुरुआत की। ऐसा करने वाले वो राज्य के पहले मुख्य सचिव बने हैं। 18,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद सिंगला पास तक पहुंचने के लिए 36 किलोमीटर तक का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया। इस दौरान बर्फ से ढके पहाड़ों में चलकर मुख्य सचिव सिंगला पास तक पहुंचे। गुंजी, कुटी और जोलिंग कांग से होते हुए मुख्य सचिव सिंगला पास पहुंचे और सिर्फ 2 दिन में ही इस दूरी को पूरा कर लिया। उनके साथ सचिव अमित नीगा और एसडीआरएफ के आईजी संजय गुंजियाल ने भी इस सफल अभियान में हिस्सा लिया। 9 दिन पहले सेना की टुकड़ी और एक माउंटेन ट्रैकर्स का दल सिंगला पास तक नहीं पहुंच पाया था। 28 जुलाई को 28 मेहमान संवारेंगे हिमालय राज्यों की किस्मत। 28 जुलाई को मसूरी में होने जा रहे हिमालय राज्यों के सम्मेलन में केंद्र के साथ ही 10 राज्यों से 28 मेहमान शिरकत करने वाले हैं। मेजबान उत्तराखंड ने इस सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 के पास मेहमानों की एक्सक्लूसिव सूची भी मौजूद है। इस सम्मेलन में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के सीएम शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व राज्यपाल सतपाल मलिक, तो सिक्किम का प्रतिनिधित्व वहां के चीफ सेक्रेटरी ए.के. श्रीवास्तव करेंगे। इसके अलावा सभी हिमालय राज्यों के चीफ सेक्रेटरी भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। भारत सरकार से वित्त आयोग के चेयरपर्सन एन.के. सिंह, सचिव अरविंद मेहता, प्रधानमंत्री की एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.के. मिश्रा, वीसी नीति आयोग राजीव कुमार, सेक्रेटरी ड्रिंकिंग वाटर परमेश्वरन लियर समेत 9 अधिकारी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में हिमालय राज्यों के एक समान मुद्दों, समस्याओं पर विचार विमर्श कर एक कंबाइंड एजेंडा दरअसल तैयार किया जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने राज्यसभा में पूछा है कि उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व समेत नेशनल पार्कों के भीतर रहने वाले परिवारों को वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह बसाने की कोई योजना है क्या। सांसद अनिल बलूनी ने इस संदर्भ में पूछा कि इन परिवारों तक आजादी के इतने सालों बाद भी पर्यावरणीय नियमों के कारण सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधा नहीं पहुंच पाई। उन जंगलों के बीच में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से आज भी जूझना पड़ रहा है। मोदी सरकार ऐसे परिवारों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग उन्होंने की है सरकार से। वहीं अनिल बलूनी के जवाब में भारत सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि वो उत्तराखंड से संबंधित इस जवाब को अनिल बलूनी को भेज देंगे। उत्तराखंड में पौड़ी जिला किसी क्षेत्रीय भाषा को स्कूलों में लागू करने वाला पहला जिला बन जाएगा। संरक्षण संवर्धन के उद्देश्य से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की गई गढ़वाली भाषा को फिलहाल पहली क्लास से 5वीं तक पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए भी मॉडल के रूप में पौड़ी ब्लॉक के 79 स्कूलों से इसे शुरू किया गया है। यहाँ 51,000 बच्चे गढ़वाली भाषा को पढ़ेंगे। स्कूलों में पहले दिन की कक्षाओं में पढ़ाई गई गढ़वाली को बच्चों और शिक्षकों ने उत्साहजनक बताया और टीचर भी काफी खुश नजर आए, बच्चे भी। हमने जो है जानवरों की भाषा बोली वाली जो कविता थी उसको मतलब बच्चों से शुरुआत करी जब हमने, तो बच्चों ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट लिया। इससे हमारी भाषा को जो है आगे गढ़वाली भाषा को भी आगे प्रोत्साहन मिलेगा। बच्चे अपनी स्थानीय बोली भाषा में कुछ चीजें ऐसी है कि जो जानते नहीं है, पर जब हमने ढूंढा उसके अंदर उसका अर्थ का भी पता चला। इससे बच्चे भी काफी कुछ सीखेंगे। हम लोगों को भी जो पुरानी बोली है उसमें थोड़ी सी सहायता मिलेगी। बुक तो यह हमको पहले मिल जानी चाहिए थी, तो अब मिल रही, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि ये बुक हमको मिली। और इस बुक में है ना अलग अलग चीजें भी है पढ़ने के लिए, तो गढ़वाली में तो हमको
थोड़ा अच्छा लगेगा। घर में गढ़वाली तो बोलते ही थे, पर स्कूल में आज पहली बार बोली है, बहुत अच्छा लगा। खबर देहरादून से है, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थिति में एक छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र आतिश बिहार के भागलपुर का रहने वाला था, जो विधुली स्थित कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में ही पंखे से लटका मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम ने फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मृतक के परिजनों को इसकी जानकारी दे दी है और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की जानकारी वास्तव में मिल पाएगी। दरअसल वजह क्या रही? हॉस्टल में रह रहा था, उसने सुसाइड कर लिया है, हैंगिंग का बताया गया उस समय। तो प्रेमनगर थाने की फोर्स मौके पे पहुंची और स्टूडेंट जो है वो यूपीएस का स्टूडेंट है। अभी तक तो ऐसा मौके पे कोई चीज़ मिली नहीं। मौके पे एफएसएल की टीम भी भेजी गई थी। जो भी अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे ही आगे कार्रवाई की जाएगी। अवनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अवनीश, यूं तो सबसे ज्यादा राजस्थान से स्टूडेंट्स के सुसाइड की खबरें आती हैं, उसके बाद उत्तराखंड का ही जिक्र होता है। यहाँ पर क्या रीजन रहा? आपने अगर वहां पर थोड़ी भी बातचीत की होगी, क्या प्रेशर था, साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब था स्टूडेंट, या फिर वहां का इन्वायरमेंट इतना दबाव वाला था? जिन्हें देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र बिहार का और भागलपुर का रहने वाला था और यहाँ पर पढ़ाई के लिए आया था, जो कि पता लगा है कि छात्र काफी होनहार था पढ़ाई में। और इससे पहले कभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिससे कि ये माना जा सके कि छात्र के ऊपर कोई दबाव रहा हो। हालांकि क्या वजह रही है, और छात्र के पास से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है, इसी वजह से पुलिस भी इस मौत को संदिग्ध मान रही है और इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और उसके बाद ये भी जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार इस मौत के पीछे वजह क्या रही, क्योंकि छात्र का जो शव है वो उसी के हॉस्टल के कमरे में लटका मिला है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े कर रहा है। और जो छात्र है उसके परिवार वालों ने भी बताया है कि छात्र पढ़ाई पे काफी बेहतर था और ना ही घर से कोई ऐसा तनाव था, यानी कि जो पढ़ाई, या तो पढ़ाई का कोई दबाव रहा होगा या इसके अलावा और क्या वजह रही होगी, उसी बात की जांच पुलिस जुटा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन क्या वजह रही, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है दरअसल कुछ हद तक साफ हो पाएगा। उधर पौड़ी के एनआईटी कैंपस को लेकर बड़ी खबर है। सुमाड़ी में ही खुलेगा एनआईटी कैंपस, सितंबर के पहले हफ्ते में होगा शिलान्यास। एनआईटी कैंपस को लेकर लंबे समय से विवाद जो है वो जारी है। तो बड़ी खबर ये है कि सुमाड़ी में ही खुलेगा एनआईटी कैंपस और सितंबर के पहले हफ्ते में इसका शिलान्यास भी हो जाएगा। हल्द्वानी में 4 दिन बाद जो बारिश हुई उसने सारे सरकारी इंतजामों की पोल खोल दी। यहां शहर के भीतर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 87 पर तो पानी का सैलाब सा नजर आया। किस तरह से हल्द्वानी के लोगों को बदइंतजामी उठानी पड़ी वो हम आपको तस्वीरों में जो है दिखाएंगे, देखिए जरा। 4 दिन के बाद हुई बरसात के बाद हल्द्वानी पूरी तरीके से पानी पानी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, ये कोई नहर नहीं है बल्कि NH87 का हिस्सा है। शहर के ठीक बीच से ये हिस्सा गुजरता है। लेकिन आप देखिए किस तरीके का पूरा आप देखिए किस तरीके से जल भराव यहाँ पर हो रहा है। डीएम ने बाकायदा इसके लिए एक स्पेशल बैठक बुलाई, अधिकारियों की फोर्स इसके लिए 1 सप्ताह पहले तैनात की गई और कहा गया कि आप नालियों की सफाई सुनिश्चित करिए। लेकिन आप देखिए ये पूरा का पूरी नहर है और ये नहर का आप नज़ारा देखिए, मैं दिखाऊं कि किस तरीके से ओवरफ्लो होकर के नहर बह रही है। और दूसरी तरफ दिखाएं विनोद भाई आपकी किस तरीके से वहां पर सफाई कर्मचारी नगर निगम के लगे हुए हैं और पूरी तरीके से साफ करने में जुटे हुए हैं नहर को। लेकिन उसके बावजूद नहर पूरी तरीके से ओवरफ्लो होकर के सैलाब की तरह इस NH87 के पैच पर बह रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामने नगर निगम का दफ्तर है। आप देखिए, अगर कैमरे की निगाह से दिखाऊं आपको, सामने नगर निगम का दफ्तर दिख रहा है और इसके ठीक साइड में आपको डीएम का दफ्तर भी नजर आएगा और डीएम का कैंप कार्यालय भी नजर आएगा। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि शहर की मुख्य सड़क में जिस तरीके का जल भराव देखने को मिल रहा है उससे बेहद साफ है जो सिविक एजेंसी हैं, चाहे वो नगर निगम हो, PWD हो या फिर NH के जो हैं या फिर सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने समय से, उन विभागों ने सही से समन्वय से काम नहीं किया और जिसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी की सड़कों पर आज पूरी तरीके से सड़कें आपको सैलाब में तब्दील नजर आ रही है। कैमरा संजीव कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।